वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और अब दर्शकों को शामिल करेंगे और उनके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पंकज मटपाल जुड़े हुए हैं और अब जुड़ रहे हैं गौतम कालिया, शेरखान भाई BNB पारेपास से। आपका स्वागत है। और वनीता हमारी दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। वनीता, हाँ मैडम। नमस्कार, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? नमस्कार, मैं पूना से बोल रही हूँ। क्या करती हैं आप वनीता? मैं जॉब कर रही हूँ अभी। ऑलराइट, आपने 6 म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए हैं, स्कीम्स खरीदी हुई हैं, और आदित्य बिरला सन लाइफ, फार्मा एंड हेल्थ केयर, HSBC का फ्लेक्सी कैप है आपके पास, IDFC का मल्टी कैप है, टाटा का मल्टी कैप है, टाटा का डिजिटल इंडिया भी है। कब से आप निवेश कर रही हैं इसमें? एक 7-8 महीने हो गए। कितना कॉर्पस इकट्ठा करना रिटायरमेंट के लिए? क्या क्या? कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहती हैं रिटायरमेंट के लिए? एक्चुअली मेरा एक 2-3 साल में टारगेट है कि मुझे एक घर खरीदना है मुंबई में। 2-3 साल में? हाँ। ये तो आपने जानकारी हमें दी नहीं। ये बताएं, आप जो SIP कर रही हैं 6 म्यूचुअल फंड में, इसका अमाउंट कितना है? ये म्यूचुअल फंड है, ये तो लमसम अमाउंट किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है। कितना किया है वनीता? कितना किया है लमसम अमाउंट? 16 लाख। 15 लाख आपने इन 6 फंड्स में डिवाइड किए हैं? हाँ, 16 लाख। 16 लाख है। अब मुझे बताइए, क्योंकि हमारे पास देखिए जानकारी की कमी है। अब ऐसे में ये होता है कि आपका सवाल जब एक्सपर्ट के पास दिया जाता है तो जो मौजूदा इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ही वो आपको सलाह देते हैं। अब क्योंकि आपने मुझे बताई नहीं कि आपको 2-3 साल में घर खरीदना है, तो वो जानकारी अब मुझे आपसे लेनी होगी और एक्सपर्ट को देनी होगी। बताएं, घर खरीदना है, कितना आपने उसके लिए अमाउंट रखा है? एक्चुअली मैं और एक 6-7 लाख इन्वेस्ट करना चाहती हूँ इसमें। आप बोले, ठीक है। 6 to 7 लाख मैं अभी और इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ एक 6 मंथ में, ये 6 महीने में। ओके, हाँ, ये 2-3 साल, मतलब ये 3-4 साल भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं। अभी पता नहीं था मुझे कि आपको ये सब जानकारी देनी पड़ती है। कोई बात नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ अभी, आपको जो घर खरीदना है, मैंने उसको 5 साल का समय दे दिया है, कितने का खरीदना होगा? क्या कोई रफ फिगर है आपके जहन में? 45 लाख तक। 45। इसके बाद? हाँ, इसके बाद और कोई लक्ष्य आपका? क्या? और कोई लक्ष्य है आपका जिसके लिए आपने ये फाइनेंशियल प्लान बनाया है? और कोई गोल है? अभी तो इतना ही है मैडम। ऑलराइट, गौतम, कुछ और डिटेल्स आपके पास आ गई हैं। मुझे गौतम का ऑडियो दीजिए प्लीज़। गौतम, चलिए, तो 6-7 लाख इन्हें और निवेश करने हैं 6 महीनों में, और 5 साल, ये कह रही हैं 2-3 साल है, लेकिन वो आगे भी बढ़ सकता है अगर लक्ष्य पूरा ना हो। 45 लाख का इनको घर खरीदना है। बताएं जी। तो वनीता जी, देखिए, आपने निवेश करके शुरुआत तो कर ली है, मगर जब भी आप इक्विटी में निवेश करते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो आप 5 साल का व्यू प्लीज लेके चलिए मिनिमम, क्योंकि 2-3 साल में कुछ भी हो सकता है मार्केट में। आपका जो निवेश का मूल्य वो गिर भी सकता है, तो आप समय देंगे तभी जाके वो ग्रोथ और कंपाउंडिंग का आपको फायदा मिल सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ अपने निवेशकों को कि 5 साल का तो व्यू लेके चलिए। दूसरा, जो आपका मैं पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, उसमें आपके सेक्टोरल फंड बहुत हैं और आपका स्मॉल और मिड कैप में एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, तो काफी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है आपका। तो इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस आउट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा इक्विटी में रखेंगे, मगर थोड़ा सा और इसको क्या बोलते हैं, इतना रिस्की नहीं रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो आपके पास HSBC फ्लेक्सी कैप फंड है, वो आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। आपके पास जो IDFC मल्टी कैप फंड है, उसको आप
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में कर सकते हैं क्योंकि वो लार्ज कैप फंड हो गया, फिर मल्टी कैप से आप लार्ज कैप में आ गए वहां पे। टाटा मल्टी कैप फंड जो है वो आप एसबीआई लार्ज और मिड कैप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो फिर से थोड़ा और फोकस आ गया लार्ज और मिड कंपनीज में। आपके फिर 3 सेक्टोरल फंड्स है, उसमें से एक टाटा बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। और जो टाटा इंडिया डिजिटल फंड है और जो आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा और हेल्थ केयर फंड है, इनको मैं बोलूंगा स्विच करने के लिए। तो टाटा इंडिया डिजिटल फंड को आप मेरे एसेट मिड कैप में कर सकते हैं और आदित्य बिरला सन लाइफ फार्मा और हेल्थ केयर को कोटक स्मॉल कैप में। तो आपका फिर स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्सपोजर भी हो जाता है। क्योंकि आपने अभी सिर्फ 7-8 महीने पहले किया है तो आपको एग्जिट लोड लगेगा अगर आप ये करेंगे अभी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये आप 1 साल के लिए वेट कर लें और उसके बाद आप करें, जिससे आपको एग्जिट लोड बिना वक्त पे ना लगे, क्योंकि ये इक्विटी फंड में ज्यादातर 12 महीने के लिए एग्जिट लोड लगता है। 12 महीने के अंदर अगर आपने रिडीम कर लिया तो आपको एग्जिट लोड लगता है। तो 8 महीने हो गए, 4 महीने और की बात है, उसके बाद आप ये चेंज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और जो भी आप मूल्य और बढ़ाएंगे, ये जो मैं फंड्स बता रहा हूँ उनमें यही मूल्य डाल दीजिए और 5 साल का व्यू जरूर रखिएगा, क्योंकि मार्केट अब 1-2 साल अगर आपको रिटर्न नहीं मिला तो आप शायद गलत डिसीजन ना ले लेके आपको लगे कि अरे मैंने गलती कर दी, कहाँ पे डाल दिया पैसा, फिर सारा निकाल देंगे। तो जो जिस ऑब्जेक्टिव से आप निवेश कर रहे हैं वो आपको 5 साल के लिए, 5 साल के बाद वो आपको दिख सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको सलाह समझ में आई है? कोई सवाल पूछना है आपने गौतम से? नहीं मैडम, एक्चुअली ये जो मैंने ये इन्वेस्ट किया है ना जिस फंड में, वो एक एडवाइजर के मतलब गाइडेंस से ही किया है, लेकिन मुझे ईटी मनी के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि आपसे भी गाइडेंस लूं ताकि अच्छे बहुत रिटर्न। अच्छा किया आपने। हमारी यही कोशिश है कि रिटर्न्स और साथ में आपको सही और सटीक सलाह भी दी जाए। अच्छी बात है कि आप एक एडवाइज़र को कंसल्ट कर रही हैं और आपकी मेहनत की गाड़ी कमाई है, सही जगह आपको निवेश करना चाहिए ताकि सही तरीके से आपके तमाम लक्ष्य भी हासिल हो। कोई और सवाल पूछना है? नहीं मैडम, अभी तो इतना काफ़ी है। ऑलराइट वनीता, ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आगे हम बढ़ेंगे और संगीत कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। जी बताइए। मैम मैं ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए आपकी गाइड की जरूरत है। मैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, तो मुझे अच्छे से म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, बट मैं आपके चैनल को देखता रहता हूँ। वहाँ से मुझे निवेश करने के लिए कम से कम 15,000 पर मंथ का करना चाहता हूँ। तो अच्छे से म्यूचुअल फंड आप अगर कोई सजेस्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा मैम। आपने 10 साल में घर खरीदना है, आपका ये मकसद है। रफली कितने का हो सकता है? 10 साल की वैल्यू अभी आंकना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि कीमतें बढ़ जाएंगी। 10 साल के बाद का समय है, हो सकता है कि 10 का 12 हो जाए या 10 का 8 भी हो सकता है। तो बताएं आप कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? मैं 35 लाख तक इकट्ठा करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, 35 लाख तक आपको इकट्ठा करना है। फिलहाल आप 15,000 रुपए से शुरुआत करना चाहते हैं। आप पहला कदम ले रहे हैं निवेश का, उसके लिए शुभकामनाएं आपको, मुबारकबाद। आपने सही जगह भी अपना सवाल भेजा है। पंकज जी, अब दारोमदार आपके ऊपर है, बताएं। कि जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में घर खरीदना है, वो तो फाइनेंशियल गोल है, पर क्या आप ये भी चाहते हैं कि इस पर जो निवेश करेंगे उस पर आपको टैक्स में छूट मिले? क्या ऐसा भी आपका ये इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है? भी छूट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा भी रहेगा सर। देखिए, क्योंकि अगर आपको टैक्स में छूट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है तो एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए होगी कि अब ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप ऑप्ट करते हैं तभी आपको इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उस पर आपको डिडक्शन मिलेगा। और उसके लिए स्कीम्स होती हैं, उन्हें हम ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहते हैं। तो उस तरह के म्यूचुअल फंड में करना होगा, अदरवाइज आप दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी निवेश कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, अगर 15,000 रुपए आपको निवेश करने हैं और 10 साल का आपका लक्ष्य है, तो मैं आपको बता दूं, हालांकि देखिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटी नहीं होते हैं, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहां पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश करेंगे
तो आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद रहती है। तो यदि मैं 12% का रिटर्न एज्यूम करूं, एक मतलब काल्पनिक तौर पे मान के चलें कि आपको 12% रिटर्न मिलता है, तो ऐसे में आपके 10 साल में यदि 15,000 रुपये महीना कर रहे हैं तो आपके पास 33 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपको घर लेना है, उसकी कीमत आपने 35 लाख अभी बताई है, तो वो अचीव करना पॉसिबल है। लेकिन मैं बता दूं, अगर 35 लाख का घर आज है तो 10 साल के बाद 35 लाख का नहीं होगा, उसकी कीमत बढ़ चुकी होगी। तो या तो आपको कुछ लोन लेना पड़ेगा साथ में, और या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप अभी शुरुआत कर रहे हैं 15,000 रुपये महीना से, तो समय के साथ आपकी इनकम बढ़ेगी, उसी के हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाते रहें, ताकि आपके पास 33 लाख नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा पैसे इकट्ठा हो सकें। अब आते हैं स्कीम की चॉइस पर। यदि आप टैक्स सेविंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे में फिर आपको जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और साथ ही कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेविंग फंड, इस तरह की स्कीम में करना चाहिए। लेकिन यदि टैक्स सेविंग आपका मकसद नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि एक आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज एंड मिड कैप फंड, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसको शामिल करें। उसके साथ ही आप एक फ्लेक्सी कैप फंड, कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और साथ ही थोड़ा एक्सपोजर आपका इंटरनेशनल इक्विटी फंड में भी होना चाहिए, यदि 10 साल का नजरिया है। तो ऐसे में आप मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 इस तरह के फंड को शामिल कर सकते हैं। काफी विस्तार से पंकज जी ने आपको पूरी रणनीति समझाई है। कोई और सवाल आपको पूछना है संगीत? नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। ऑल द बेस्ट। गौतम के लिए अगला सवाल राजेश कुमार जी क्या फोन लाइन पर है मेरे साथ? हाँ हेलो, यस। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, हम जी अच्छी हैं। ओके, 2028 में आप रिटायर हो रहे हैं सर, और आपने 2019 में ही शुरुआत की है 60,000 रुपये के एसआईपी के जरिए। सर, जो फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, सलाह ली है क्या किसी से? मैंने खुद रिसर्च किया उस पर थोड़ा। ओके, इससे पहले क्या आप इक्विटी बाजार में निवेश कर चुके हैं? थोड़ा थोड़ा किया। इनफैक्ट आई हैव गॉट माय म्यूचुअल फंड पहले से भी कुछ बल्क में किया हुआ हमारे पास है। अच्छा, आप डॉक्टर भी हैं सर? काहे के डॉक्टर हैं? मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप तो रिटायर हो ही नहीं सकते, रिटायर होना है आपने? आपका तो काम ऐसा जिसकी जरूरत तो हमेशा लगी जॉब में उतने दिनों तक मैं हूँ अभी। अच्छा, उसके बाद अपना खुद का कुछ कीजिए सर, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी आपको करके दे देंगे। बहरहाल मुझे ये बताइए सर, आपने कहा है कि आप रिस्क भी अच्छा खासा ले सकते हैं, जो कि बहुत कम होता है। तो इस पोर्टफोलियो से सर मकसद क्या होगा आपका? ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। अच्छा, मैक्सिमम इंटरेस्ट और मैक्सिमम उसका यील्ड लेना। अच्छा, तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें से जो पैसे मिलेंगे उसी पर आपका जो जीवन है, आजीवनी है, वो निर्भर होगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना सर? पार्टली तो होना ही है, ऐसा कैसा नहीं है। पैसा आदमी अच्छा जमा करता है। तो कितना लगेगा आपको 2028 के बाद? चलिए मान लीजिए आपकी खुद की भी कुछ कमाई है, लेकिन फिर भी इस पोर्टफोलियो में से कितना चाहेंगे कि आपको मिले हर महीना? भी तो मिलेगा मैडम। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर भी मिनिमम अमाउंट कितना मिलना चाहिए इस पोर्टफोलियो में से? कितना हर महीना आप चाहते हैं कि इस निवेश से मुझे मिल जाए? इस निवेश का मैक्सिमम, उसको निवेश को के बाद मैं क्या करूँ आफ्टर 2027 आफ्टर रिटायरमेंट, ये कितना पैसा बनेगा और ये मेरा सही जगह, सही पोर्टफोलियो का मैंने चुनाव किया है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, तो मैं आपके सवाल को थोड़ा सा बांट देती हूँ गौतम। पहले तो गौतम ये बताएं कि अब अगर 2028 तक हम इसी पोर्टफोलियो को काउंटिंग करना चाहें, तो आप हमें बताएं कैलकुलेट करके कि 2028 तक ये कितना जमा कर लेंगे अप्रॉक्सीमेट, इतनी जितनी एसआईपी कर रहे हैं ये 60,000, ठीक है। उसके बाद हम राजेश जी से फिर सवाल पूछेंगे कि हर महीना अगर उनको चाहिए कोई फिगर, तो कितना और निवेश करना होगा, बताएं।
जी, तो अगर 12% का रिटर्न इनको मिल जाए सालाना और इनकी जो 60,000 महीने की जो सिप है वो चलेगी तो करीबन 80 लाख जमा हो सकते हैं ये रेट पे। तो मैं ये कहूंगा कि जो आपकी स्कीम्स है, जो मैंने स्कीम देखी है, आपका काफी मिड और स्मॉल कैटेगरी में है। तो इसको आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास लार्ज कैप का एक्सपोजर बहुत कम है और ऐसे काफी दौरे चलते हैं मार्केट में जहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है और स्मॉल और मिड कैप कंपनीज अच्छा नहीं करती, तो वो आपका मिस हो सकता है और आपका वैसे ही पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ जाता है अगर आप सिर्फ लार्ज कैप अगर आप सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में जा रहे हो, क्योंकि आपके पास 70% के आसपास एक्सिस मिड कैप और कोटक स्मॉल कैप में जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो SBI मल्टी कैप है जिसमें आपका 16,000 जा रहा है, उसको आप शिफ्ट कर दीजिए HDFC फ्लेक्सी कैप में, और जो आपका ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स है जिसमें आप 4,000 डाल रहे हैं वो आप जारी रखिए जो थीमेटिक है। एक्सिस मिड कैप और कोटक स्मॉल कैप में मैं यही कहूंगा क्योंकि आपका वहां पे 20-20 हजार जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करने का बोल रहा हूँ कि जो 50% है, मतलब एक्सिस मिड कैप में जो 20,000 जा रहा है उसमें से 10,000 आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में डाल दीजिए क्योंकि फिर आपको लार्ज कैप में जाता है, और जो बच गया 10,000 20 में से वो आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी में डाल सकते हैं, तो वो आपका मिड स्पेस में रहेगा। कोटक स्मॉल कैप का जो 20,000 है, इसमें आप 10,000 और शिफ्ट करके ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में डाल दीजिए, तो आपका 20,000 जाएगा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में, तो आपका लार्ज कैप का एक्सपोजर इससे आ जाएगा। ऑलराइट, राजेश जी आप बताएं। एक फाइनल मुझे एक आप दिख रहा है, मैं देख रहा हूं आपका प्रोग्राम, एक फाइनल मुझे सुझाव दें फंड के नाम के साथ, अमाउंट के साथ। गौतम आप दोहराना। ठीक है, दोहरा देता हूं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 20,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 10,000, कोटक स्मॉल कैप में 10,000, SBI मल्टी कैप को हटा के आप HDFC फ्लेक्सी कैप में 16,000 डालिए, और जो आपका UTI ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फंड है उसको जारी रखिए। जी ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और अभी भी अगर आप नाम नोट डाउन नहीं कर पाए हैं तो ये शो हमारा यूट्यूब पर भी जाता है, चैनल के यूट्यूब पे जाइए और शो के नाम पर आप सर्च मारेंगे तो फिर आपको ये शो भी दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी क्या होगा आपका आज का गुरु मंत्र? कविता, ऐसे निवेशक जो पहले फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जैसे ही थोड़ा अकाउंट में पैसा इकट्ठा हो जाता है, यानी कि अपना एक पोर्टफोलियो बन जाता है, उसकी अच्छी वैल्यू होती है, तो फिर अपना गोल चेंज करके गोल को भूल जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अब घर खरीदना है, जबकि घर खरीदना उनके गोल में नहीं था। आपने पैसा इन्वेस्ट किया था बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर अपने रिटायरमेंट के लिए, और वैसे ही पैसे इकट्ठा हुआ तो आपने अपना गोल ही बदल दिया। तो मेरी सलाह यह है कि हमेशा आप जो भी गोल सेट करते हैं उस गोल पर डटे रहें, और ऐसा नहीं है गोल आपको अगर दूसरा ऐड करना है वो कर सकते हैं, उसके लिए अलग से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। सिर्फ ये देखकर कि आपके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ है तो आपकी इमोशनल बायसेस की वजह से आप अपने रास्ते से हट जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। गौतम आपका गुरु मंत्र क्या होगा आज का? जी, जैसे हम जब सड़क क्रॉस करते हैं तो हम दाएं बाएं देखते हैं, वैसे ही निवेश करते हुए हमें सारे जोखिमों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ काफी लोग, क्योंकि वो रिस्क को ठीक से समझते नहीं है, तो फिर जब वो रिस्क एक्चुअली प्रकट होता है उनके इन्वेस्टमेंट में, तब उनको वो गलत लगता है या समझ में नहीं आता और फिर वो गलतियां करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक बारी रिस्क थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लीजिए रिस्क के बारे में।
ऑलराइट, तो चलिए ये है काम के गुरु मंत्र जो आपको अपने पूरे इन्वेस्टमेंट सफ़र में अपने साथ रखने हैं। और इसी के साथ पंकज जी आपका, गौतम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज की। और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते आपकी स्क्रीन पे एक नंबर हम छोड़े जा रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सीधा आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 इस नंबर पर अपने सवाल भेजिए और हम कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नमस्कार।